हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जैव विकास एवं आनुवांशिकी ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये लगभग 16वां वीडियो है और यदि पीछे वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और विश्वास रखिए, यदि आपने सिर्फ साइंस में और वो भी बायोलॉजी के पोर्शन में इतना ही पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो विश्वास है मेरा कि लगभग आपके 90% क्वेश्चन तो हल ही हो जाएंगे, चाहे कोई सा एग्जाम हो फ्रेंड्स। तो इसलिए इनको विश्वास के साथ पढ़िए। देखिए, पढ़ने में विश्वास जरूरी होता है। अगर हम विश्वास से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है। देखिए, कंटेंट कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। हम कहीं से भी सीख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है फ्रेंड्स। मायने ये रखता है कि आप सीख रहे हैं, वही आपकी योग्यता होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे। तो जैसे कि दो चैप्टर सीखेंगे, जैव विकास एवं आनुवांशिकी। तो जैव विकास को सीखने के लिए पहले हम ये जानें कि जीवों का विकास आखिर हुआ कैसे। ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जीवों का विकास किस तरह से हुआ। तो आप जानते हैं कि शुरुआती तो जीवन था नहीं इस पृथ्वी पे, क्योंकि ये पृथ्वी पूरा धधकता हुआ गोला थी आग का। फिर क्या हुआ कि ठंडी हुई पृथ्वी करोड़ों वर्ष में, फिर इसके बाद में कुछ उसमें से ऐसी जैविक क्रियाएं हुई, तब जीवन उत्पादित हुआ। तो देखिए, सबसे पहले डार्विन जो एक वैज्ञानिक था, उसने इन चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च करके और ये प्रतिपादित किया कि आखिर जीवों का विकास हुआ कैसे। उन्होंने जीवों के बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया और तब उन्होंने इस तरह से बात की कि ऐसे इस तरह से विकास हुआ होगा। एक और वैज्ञानिक थे, JBS हाल्डेन। इन्होंने भी इस विकास के लिए काफ़ी कुछ बताया और इन्होंने ये कहा कि सर्वप्रथम जो विकास हुआ है वो अकार्बनिक तत्वों से हुआ है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, अकार्बनिक तत्वों का मतलब वो है जिनमें कार्बनिक तत्व नहीं है, अर्थात वो जैविक नहीं है। अभी जो मनुष्य है या इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जितना भी लाइव जीव है, उन सब में क्या है? कार्बन है। कार्बनिक यौगिक होने के कारण ही सब पूरी जो सृष्टि है वो कार्बनिक है। लेकिन अकार्बनिक तत्व वो हैं जिनमें से कार्बन नहीं है। जैसे बिल्कुल अलग तरह के लोहा है, वो सेपरेट है, कार्बन नहीं है उसमें। चांदी है, कार्बन नहीं है उसमें। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उस समय तत्व थे जो महाविस्फोट सिद्धांत से लेके पृथ्वी के कुछ ठंडा होने तक थे। तो उस समय तक की जो सारी क्रियाएं थी, वहां तक मतलब अकार्बनिक तत्व ही थे, कार्बनिक तत्व नहीं थे। जब इस प्रकार से वहां वो सब क्रियाएं चल रही थी, तब वहां देखिए ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा था और भी सारी जो वर्षा भी हो रही थी, अम्लीय वर्षा हो रही थी उस समय। तो ये सारी चीजें हो रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने फ्रेंड्स इसमें से प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि एक कृत्रिम ऐसा वातावरण तैयार किया जो पुराने प्राचीन उसी वातावरण की तरह था जैसा जब जीवन का विकास लगभग संभव होना था। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अणु लेके उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया और उसमें से ऑक्सीजन के अणुओं को उन्होंने नहीं रखा। फिर वो जो एक उन्होंने मैकेनिज्म, मान लीजिए एक ये प्रयोग के लिए उन्होंने बनाया, तो इसमें उन्होंने जल भी रखा और टेम्परेचर को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे थोड़ा सा कम रखा इन्होंने। फिर क्या किया कि ये जो गैसें थी, इन गैसों के बीच में ही उन्होंने क्या की कि विद्युत चिंगारियां उत्पन्न की। और वो विद्युत चिंगारियां इसलिए क्योंकि उस समय भी बिजली कड़की होगी, और जब वो इन्होंने बिजली की ये चिंगारियां उधर पैदा कर दी, तो उन्होंने एक सप्ताह बाद ये देखा कि कुछ अणु ऐसे थे जो कार्बन के थे, लेकिन वो किसमें, मीथेन के थे, लेकिन वो किसमें बदलने लगे? सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होने लगे। इसके साथ साथ कुछ अमीनो अम्लों का भी क्या हुआ? संश्लेषण हुआ। तो अमीनो अम्ल किसके लिए है? प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन में मतलब नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हुआ
कि जो पृथ्वी पे जो जीवन है वो जीवन अकार्बनिक से ही आया। तो अकार्बनिक पदार्थ, वो पदार्थ जो लाइव नहीं थे, वहीं से जीवन का उद्भव हुआ। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन। आप सब इनके बारे में जानते होंगे कि जैव विकास का जनक इनको कहा जाता है। तो ये क्या किए कि देखिए, ये 22 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो इन्होंने एक यात्रा की। उस यात्रा में इन्होंने क्या किया कि समुद्रिक यात्रा जो थी, तो उन्होंने जो दक्षिण अमेरिका था उसके विभिन्न जो द्वीप थे, उन सभी द्वीपों पर वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जीवाश्म, कुछ जीव, और वहाँ जो उनको कुछ किसी भी तरह के अवशेष मिले, उनको उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में वो फिर अपने घर में उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और उन पे उन्होंने अध्ययन शुरू किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने यात्राएं नहीं की, अब मतलब इंग्लैंड में ही रहे वो, और उन्होंने अध्ययन किया। कि जो अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि प्रकृति में वो जीव जो प्रकृति के वातावरण को सरवाइव कर पा रहे थे वो जीवित रहे, जो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, मर गए। और उनके बाद फिर दूसरे ऐसे जीव फिर पैदा हुए जो उस वातावरण को सह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन उस समय क्या था कि जो ये अपना प्रयोग कर रहे थे, तो उसी समय मेंडल भी थे, लेकिन मेंडल और ये चार्ल्स डार्विन दोनों अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। इसलिए इनकी दोनों की जो शोध है वो एक साथ मैच नहीं कर, मतलब मिल नहीं पाई। इसलिए ये कुछ मतलब अपने अपने अलग कंक्लूजन में पहुंचे, नहीं तो ये कुछ और भी विशेष कंक्लूजन में उस समय पहुंचते फ्रेंड्स। तो देखिए, जैव विकास जो हुआ, इस जैव विकास में जो अभी हमने समझा कि जो पदार्थ जैविक नहीं था उससे जैविक रूप में उसका परिवर्तन हुआ और तभी ये जीवन संभव हुआ। देखिए, अध्यात्म में भी ये कहा जाता है, जैसे हम ये कहते हैं कि क्षितिजल पावक है ना, गगन समीरा, तो ये हम ये कहते हैं कि ये जो शरीर है पूरा कैसे बना है, इन्हीं तत्वों से बना है। अब इसमें से तो लाइव है नहीं कुछ, है ना, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कुछ इस तरह से हुई है। अब देखिए, जैसा अभी हमने देखा कि अजीव से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो डार्विन भी इसी सिद्धांत पर आगे जाके पहुंचे। इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए, जैसा कि अभी मैंने पहला सिद्धांत आपको बताया कि वातावरण के अनुकूल जो अपने आप को ढाल सके वो जीवित रहे, और जो नहीं ढाल सके अपने आप को वो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से नई प्रजातियों का जन्म हुआ जो उस वातावरण को सहने के लायक थी। तो इस प्रकार जीवों का विकास धीरे धीरे क्रमबद्ध होने लगा। इन्होंने अगला सिद्धांत दिया कि कुछ स्तनधारी जीव जैसे कि व्हेल, चमगादड़, चीता, मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव, इनके जो अग्रपाद हैं, हमारे जो हाथ है ये भी एक अग्रपाद ही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पुरानी जो संरचना है, हमारे जो पूर्वज थे उनसे इनकी संरचना अगर देखा जाए तो वो पैर थे पहले, और ये अभी क्या हो गए, हाथ हो गए हमारे। इसी प्रकार से व्हेल जो मछली होती है उसके आगे वाले जो पर होते हैं चलने, उसके तैरने के लिए। चमगादड़, इसके पंख जो होते हैं। चीता के जो आगे वाले जो पैर हैं वो, और मेढक है, इसी प्रकार से छिपकली है, और ये पक्षी हैं। तो देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो इस तरह से ये पक्षी थे, तो यहाँ पर इनकी जो जैव विकास हुई है वो एक ही जगह से हुई है। मतलब ये कि इनके जो पूर्वज थे वो लगभग एक ही तरह के थे, और फिर इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो अगर पूर्वज समानता रखते हैं और उनसे होने वाला जो विकास है या उनके अंगों का जो विकास है, ऐसे विकास से जो बने अंग हैं उनको हम कहते हैं समजातीय अंग। समजातीय अंग का ये मतलब हुआ कि वो अंग जो अपने पूर्वजों पर
निर्भर थे या फिर एक ही तरह के पूर्वजों से बने हुए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इस फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखिए ये मेढक है, जैसे ये यहाँ पे है, देखिए मेढक हो गया, छिपकली हो गई, मानव हो गया, पक्षी हो गया, इस तरह से। तो इनके देखिए जो अग्रपाद हैं, इनकी जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं इनकी मूलभूत एक ही तरह की हैं, इसलिए ये समजातीय होंगे। तो समजातीय में जैसे देखिए मेढक का अग्रपाद है ना, छिपकली का भी अग्रपाद है। इस प्रकार से पक्षी जो है, पक्षी का जो पंख है उड़ने के लिए, इस प्रकार से ये मानव है। तो ये सारे समजातीय अंग हैं। तो अधिकांशतः पूछता है कि समजातीय अंग कौन है या समजातीय अंग किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे अंग होते हैं, एक चीज और देखिए, समजातीय अंग का मतलब ये है कि उनकी जो जनन प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया है, वो समान है, लेकिन कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वहां पर हम देख रहे थे कि मानव का हाथ क्या करता है, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए काम करता है। चिड़िए का पर क्या करता है, उड़ने के लिए काम करता है। व्हेल मछली का पर क्या करेगा, वो तैरने के लिए काम आएगा, लेकिन उनकी मूलभूत संरचना एक ही होगी। यहाँ पर एक दूसरा टर्म्स है जिसको कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग का ये मतलब है कि रूप में समान दिखाई देते हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई हो, उनका जो विकास है वो अलग अलग पूर्वजों से हुआ हो, ऐसे अंगों को कहते हैं समरूप अंग। जैसे अगर हम तितली और पक्षियों की बात करें तो देखिए तितली के पर और पक्षी के पर काम दोनों कैसा कर रहे हैं, एक ही तरह का कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मूलभूत संरचना है परों की, वो अलग अलग पूर्वजों से हुई है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, समरूप अंग। अब देखिए एक अगला इन्होंने कंसेप्ट दिया कि ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों पे पूर्ण विकसित से, लेकिन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से कम होता गया और धीरे धीरे ये अंग निष्क्रिय होते गए। तो अंगों के इस प्रकार को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे पहले ये माना जाता था कि सर्पों के पैर होते थे, लेकिन सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, इसलिए उनके पैर विलुप्त हो गए। इसी प्रकार से मनुष्य के पहले पूंछ होती थी, लेकिन वो पूंछ अब विलुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका अब हमारे लिए प्रयोग नहीं रह गया। लेकिन जानवरों के अभी भी पूंछ है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है जो पूंछ जहाँ पे होती है वहीं पर वो विकसित होते हैं, इसलिए उनमें पूंछ होती थी। तो मनुष्य में देखिए अभी भी आप अगर देखें तो जहाँ पर हमारी पूंछ थी वहाँ पर आपको थोड़ी सी एक नुकीली हड्डी टाइप की दिखाई देती है, वो क्या है, अपेंडिक्स कहलाती है। और ये अपेंडिक्स क्या है, हमारा अवशेषी अंग है। इसी प्रकार से हमारे कर्ण पल्लव, हमारे कान देखिए अब छोटे छोटे हैं, हम इनको हिला नहीं सकते हैं, इनको पकड़ के हिलाना पड़ता है, लेकिन शुरुआती ऐसे नहीं थे, जैसे कि गाय है, भैंस है, वो कान अपने हिला लेती है। तो कर्ण पल्लव भी जो अब हमारे इसमें अविकसित हैं, ये अवशेषी अंग के रूप में अब रह गए हैं। देखिए एक सिद्धांत था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और ये उस परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स, ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का क्या मतलब होता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एकदम से उत्पन्न हुई हो। तो ह्यूगो डी ब्रीज ये मानता था कि ऐसा नहीं है कि इनका क्रमिक विकास हुआ है, इनका एकदम से उत्परिवर्तन हुआ है। वो ये मानता था कि जैसे मान लीजिए हमारा जब एक ऐसा एरा आया जब पूरे यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जम गई, तो सारा डायनासोर खत्म हो गया, और इसके बाद उत्परिवर्तन हुआ और मानव का विकास हो गया। तो ये मानते थे कि इस तरह से मानव का विकास हुआ है। तो ह्यूगो डी ब्रीज जो थे, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं, जो अगला हमारा उसी में एक टॉपिक था, क्या, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? देखिए जो हम हैं, तो हम में जो गुण हैं या अवगुण हैं, तो बहुत सारे हमें अपने माता पिता से मिले हैं। तो मतलब उस पीढ़ी से इस पीढ़ी में वो गुण, वो हमारे शारीरिक गुण हैं, बौद्धिक गुण हैं,
या फिर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारियां हैं, तो वो उस पीढ़ी से इस पीढ़ी में क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाना ये कहलाता है आनुवांशिकता। अब देखिए क्या है कि ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, तो जैसा मैंने बताया कि ये क्या शारीरिक है या फिर बौद्धिक है, या इस प्रकार से ये कुछ भी हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक थे, देखिए ग्रेगर जॉन मेंटल, सबसे पहले आनुवांशिकता पे जिसने काम किया वो थे ग्रेगर जॉन मेंटल, और ग्रेगर जॉन मेंटल को ही आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि मटर पे कुछ प्रयोग किए, और मटर पे प्रयोग करके इन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए कि आखिर आनुवांशिकता में जो लक्षण हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होते हैं। तो इसको उन्होंने प्रयोग में लाया। अब देखिए वो क्या किए कि उन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। मटर पे जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्षों में से यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हों तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। इन्होंने देखिए ये कहा कि जैसे मान लीजिए दो ऐसे पौधे हैं जो क्या है कि भिन्न भिन्न है। यहाँ पर इन्होंने जैसे मटर है तो मटर में एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लिया। अब इन्होंने फर्स्ट नियम में ये कहा कि एक गुण प्रभावी हो जाता है, एक अप्रभावी रह जाता है। जैसे देखिए इन दोनों पे क्रॉस कराया गया, तो इन दोनों के क्रॉस कराने से जो पौधे पैदा हुए यहाँ पर ये सारे के सारे लंबे थे। तो उन्होंने पहले जो नियम है उसमें उन्होंने सिंपल सा यही बताया कि अगर दो कारक हैं और उनमें असमान गुण हैं तो एक कारक उनमें हावी हो जाएगा और एक अप्रभावित रहेगा। तो इन्होंने पहला जो नियम प्रभाविता का बताया। अच्छा, दूसरा नियम इन्होंने बताया विसंयोजन का नियम। विसंयोजन के नियम में इन्होंने बताया कि इसके अनुसार अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते एवं दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही प्रथम पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता है। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि पहले तो क्या हुआ कि हमने क्रॉस कराया अगर असमान वालों में, तो उससे जो पीढ़ी पैदा हुई उसमें से एक गुण क्या होगा उसका दब जाएगा और दूसरा गुण बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से फिर उन्हीं में हम फिर से क्रॉस कराएं तब क्या होगा कि उनमें से ऐसा नहीं है कि जो पहली पीढ़ी का गुण था वो दबा ही रह जाएगा। ऐसे देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने ये प्रयोग किया, ठीक है, तो यहाँ पर लंबे लंबे सारे पौधे पैदा हुए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हीं पौधों में से इन्हीं ये जो फर्स्ट पीढ़ी थी इन्हीं में से इन्होंने क्रॉस कराया, इन्हीं में इन्होंने क्रिया कराई। तब इससे जो पौधे देखिए पैदा हुए तो ऐसा नहीं था कि फिर एक ही तरह के पौधे हुए और इसका छोटे बौने वाले का गुण विलुप्त हो गया, नहीं। इसमें देखिए क्या हुआ कि 3 पौधे लंबे वाले पैदा हुए और एक बौना वाला पैदा हुआ। तो मतलब जो ये हमारा नियम कहता है दूसरा विसंयोजन का, ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो जो गुण था उसका खत्म ही हो गया, नहीं, वो अगली पीढ़ी में निकल के आएगा, भले ही प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ हो। इसके बाद देखिए उन्होंने और अगला नियम क्या दिया, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये भी ये हुआ कि अगर यहाँ पर ये बौने पौधे का फिर से अगर बौने पौधे से ही हम संक्रमण कराएं या फिर इसका स्वतः वो कराएं, मतलब कि स्व इसका परागण करा दें, तो स्व परागण कराने पर क्या होगा कि इससे बौने पौधे पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर इसमें से बौने पौधे नहीं पैदा होंगे। तो ये इन्होंने कुछ नियम दिए फ्रेंड्स। तो हमने इसमें से 3 नियम देखे, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक टॉपिक और था कि जो मनुष्य में
लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है। तो आप सब जानते हैं कि देखिए जो मनुष्य की जो कोशिका होती है उस कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा। तो देखिए जब मनुष्य का जो शुक्राणु हो, अगर पुरुष की बात करें, और महिला में अगर अंडाणु, तो ये फ्रेंड्स अर्ध कोशिकाएं होती हैं। अर्ध कोशिका का मतलब ये हुआ कि इनमें से जो इससे और इससे दोनों से आके मिलेगा तो वो एक कोशिका का निर्माण करेंगे। यहाँ पर इनमें से जो 22 जो गुणसूत्र होंगे दोनों में, स्त्री और पुरुषों में 22 वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेम होते हैं, बराबर एक जैसे। लेकिन इनमें से जो 23वां जोड़ा होता है, तो 23वें जोड़े में क्या होता है कि जो पुरुष होता है उसमें से XY गुणसूत्र होता है और स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है। तो ये जब देखिए जब ये लोग यहाँ पर जनन करते हैं तो इस क्रिया में क्या होता है कि पुरुष में से देखिए संभावना क्या है कि या तो X गुणसूत्र आएगा या फिर Y गुणसूत्र आएगा, और स्त्री में से तो XX दोनों संभावना X की ही रहेगी। तो इसमें 50-50% होता है फ्रेंड्स कि जो शुक्राणु मनुष्य द्वारा उत्पादित किए जाते हैं उनमें 50% X और 50% Y होते हैं। लेकिन देखिए जो अंडाणु है तो अंडाणु तो X ही होगा, और एक ही अंडाणु पर ये जो शुक्राणु हैं ये अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें से या तो X करेगा अभिक्रिया या फिर पुरुष का Y करेगा। तो अगर यहाँ पर XX अगर क्रिया करते हैं तो वहाँ पर संतति मादा होती है, अगर वहाँ पर XY की क्रिया हो जाती है तो संतति वहाँ पर नर होती है। तो इस प्रकार से पुरुषों में लिंग का निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें से हमने जैव विकास देखा, अनुवांशिकता देखा और मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये टॉपिक्स हमने देखे। तो इस वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।